चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आज इसका पहला क्लास है इस चैप्टर का। संसाधन क्या होता है? संसाधन कहता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस जिस चीज का प्रयोग करते हैं हम, जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, जिस सेवा का प्रयोग करते हैं, वो सब का सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। माने हमारी आवश्यकता जो है जिस चीज की वजह से पूरी हो रही है वह चीज हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जिस वस्तु की हमें जरूरत है वह वस्तु हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो कहता है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग होता है या जितने भी वस्तु होते हैं वो सभी के सभी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। एक खगोलविद हैं, ठीक है, और भूगोल के अच्छे जानकार हैं, जिम्मरमैन नाम है उनका, ठीक है। उनके अनुसार कहा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। बहुत अहम बात कहा है उन्होंने कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन को बनाया भी जा सकता है। अब देखिए मानवीय संसाधन, जैसे मान लीजिए रेलवे, क्या ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है? नहीं, इसको हमने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया है। साइकिल, बाइक, जो भी है, बस, ट्रेन, जितने भी चीज हैं ये हम लोग अपने सुविधाओं के लिए बनाए हैं इसको, जिससे मान लीजिए हमारा काम आसान हो सके, कम समय में हम ज्यादा काम कर सकें, कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकें, इसलिए हवाई जहाज का निर्माण किया गया। तो ये क्या प्रकृति के द्वारा दिया गया था? नहीं, ये इसका निर्माण जो है लोग अपनी आवश्यकताओं को सरल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है इसको बनाए हैं। देखिए संसाधन को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिए पहला हम लोग संसाधन को वर्गीकृत करने का काम करेंगे। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा बाबू प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक होगा। दूसरा आपका हो जाएगा मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा, ठीक है। अब प्राकृतिक में जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय आ जाएगा। प्राकृतिक में हो जाएगा आपका नवीकरणीय और दूसरा आपका आ जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। उसके बाद आपका मानवीय में आ जाएगा दो अलग पार्ट, ठीक है। एक आ जाएगा आपका संरचनाएं एवं संस्थाएं। दूसरा आपका आ जाएगा मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है, मात्रा एवं गुणवत्ता। अब देखिए संसाधन को हम पहले बात है प्राकृतिक संसाधन में और मानवीय संसाधन में, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देख रहे हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय, मानवीय संसाधन में देख रहे हैं संरचना एवं संस्थाएं, दूसरा देख रहे हैं मात्रा एवं गुणवत्ता देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया, इसको भी अलग अलग भागों में बांटने का काम किया गया। हम लोग धीरे धीरे हर एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम थोड़ा आपको दिखाने के लिए दे दिए कि हाँ देखिए इस तरह से कैटेगराइज इसको किया गया। अब देखिए नवीकरणीय को भी बांटा गया है और नवीकरणीय को भी बांटा गया है, यहाँ संरचनाएं एवं संस्थाएं को भी बांटा गया है, मात्रा एवं गुणवत्ता को भी अलग अलग पार्टों में सबको बांटने का काम किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोग देखेंगे संसाधनों के प्रकार में। संसाधन समझ में सबको आ गया होगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जिन वस्तुओं या जिन सेवाओं का उपयोग करते हैं वो सब के सब संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए संसाधनों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए जैव संसाधन हम लोग देख रहे थे। जैव संसाधन का मतलब ये होता है सजीवों से होता है। जैव संसाधन का तात्पर्य सजीवों से होता है। किन से होता है? सजीवों से होता है। कहते हैं ये इसकी जैव संसाधन जो होते हैं ये जैव मंडल से प्राप्त होते हैं।
जैव संसाधन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? जैव मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैव मंडल में क्या आएंगे? तो सजीवों, जितने भी सजीव होंगे वो सब जैव मंडल में आएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग हो गए, पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति जिसको कहेंगे, मत्स्य हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, पशुधन हो गया, ये सब के सब किसमें आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जैव संसाधन, तो कहिए जैव संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होगा, जो सजीवों की ओर इंगित करता है, जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु जो भी हैं, ये सब के सब किसमें आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। ठीक है, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आ जाएंगे? प्राणी आ जाएंगे, ठीक है, वनस्पति आ जाएगा, ठीक, उसके बाद आपका पशुधन आ जाएगा, इत्यादि चीज, ये सब जो आएंगे वो किसमें आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। ठीक है, दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं से। अजैव संसाधन का तात्पर्य किससे होता है? निर्जीव वस्तुओं से होता है। जैसे मान लीजिए खनिज, धातु, चट्टान, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अजैव संसाधन से होता है। वैसी क्रिया या वैसे निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, वैसी निर्जीव वस्तुएं, जो जितने भी निर्जीव वस्तुएं वो सब के सब किसमें आ जाएंगे? अजैव संसाधन में आ जाएंगे। जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सब। ठीक है, अजैव संसाधन में क्या आ जाएंगे? खनिज, चट्टान, ये सब खनिज हो गए। ठीक है, धातु हो गए आदि, ये सब जो आएंगे वो किसमें आएंगे? ये सब के सब जो होंगे वो सब आपके आ जाएंगे अजैव संसाधन में। ठीक है, यानी अजैव संसाधन का मतलब ये होता है निर्जीव वस्तुओं से जिसमें जान नहीं होती है। अजैव संसाधन का मतलब क्या हो गया? निर्जीव वस्तुओं से जिसमें जान नहीं होती है। जैव संसाधन सजीव से होती है जिसमें जान होती है। इसका मतलब बताए थे कि प्राणी, वनस्पति, पशुधन इत्यादि ये सब जैव के हो गए, और धातु, खनिज, ठीक है, चट्टान, ये सब किसमें हो गया? अजैव संसाधन के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो जैव और अजैव समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये किसके आधार पर थे? उत्पत्ति के आधार पे थे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर संसाधन दो प्रकार के थे। संसाधन दो प्रकार के थे। ठीक है, दो प्रकार के थे, जिसमें पहला था आपका जैव संसाधन, दूसरा था आपका अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव वस्तुओं को इंगित करता है, जैसे प्राणी, वनस्पति, पशुधन इत्यादि। अजैव संसाधन खनिज, धातु आदि, इन सभी चीजों को इंगित करता है जो निर्जीव वस्तुएं होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता मतलब जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, उपयोग के आधार पर हम बताएंगे कि ये कौन सा संसाधन है, मतलब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज करने के आधार पर बताएंगे कि हाँ ये कौन सा संसाधन है या कैसा संसाधन है, इसके बारे में। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। ठीक है, उपयोगिता जिन्हें मैंने हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर भी संसाधन को हम बांटते हैं। तो दो अलग अलग भागों में इसको भी बांटते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। अब नवीकरणीय संसाधन ऐसा होता है बाबू कि हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्राप्ति भी तुरंत तुरंत कर रहे हैं, इसको बना भी हम तुरंत पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए खत्म हो गया तो पुनः इसको हम आसानी से जल्दी बना सकते हैं। जो पुनः आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, सरल तरीकों के द्वारा बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। माने हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लो पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी क्या हो रहा है? मतलब पानी का उपयोग कर रहे हैं, फिर पानी मतलब आ भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पानी का उपयोग कर लिए पानी खत्म हो जाएगा, नहीं, आ ही रहा है। दूसरा देखिए, क्या आज आप धूप मतलब धूप देखते हैं, सूर्य भगवान जब आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए क्या होता है, आज भी मतलब आए, कल भी आएंगे। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लाइट है, क्या करते हैं, आज उसको चार्ज में लगाते हैं, तो रात में क्या करते हैं, जला लेते हैं, फिर अगले दिन उसको चार्ज करते हैं, तो फिर अगले दिन उसको हम जला लेते हैं। ऐसा है कि मतलब आज मतलब चार्ज हुआ तो फिर आप जो है सूर्य भगवान दोबारा आएंगे ही नहीं, सौर ऊर्जा दोबारा मतलब मिलेगा ही नहीं। सौर ऊर्जा एक तरह से क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जो हमको मतलब हर दिन प्राप्त हो रहा है। जल विद्युत देखिए, ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, यानी अगर खत्म भी होगा तो पुनः इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, पवन ऊर्जा देखिए, जो हवाओं के द्वारा जो ऊर्जा बनाया जाता है, पवन के द्वारा जो ऊर्जा बनाया जाता है, ये ऊर्जा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सोचिए
कि अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, कि वैसा संसाधन मान लीजिए जिसका हम उपयोग करने के बाद एक बार खत्म हो जाएगा तो ये आसानी से बनेगा भी नहीं, बहुत जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा ये बन सकता है, लेकिन इसके बनने में लाखों वर्षों लग सकते हैं। तो वो संसाधन जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आसानी से नहीं बनते हैं, इसको जीवाश्म ईंधन के कैटेगरी में रखा गया है और इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है। ठीक है, तो अनवीकरणीय जो संसाधन जो होते हैं वो आसानी से प्राप्त नहीं होते, एक बार खत्म हो जाने के बाद लाखों वर्षों लगते हैं बनने में। ठीक है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं इनका उपयोग हम लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन लगातार ये बन भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपयोग करने के बाद लाखों वर्षों में ये बनेगा, नहीं, ये इनको हर दिन बनाया भी जा सकता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। ठीक है, वन्य हो गए, वन्य प्राणी हो गए, हम लोग हो गए। ठीक है, हम लोग भी ऐसा है कि नहीं, मतलब हम लोग के बाद कोई जनरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग नवीकरणीय संसाधन हो गए, हम लोग भी संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। अब आप किसी से गिलास पानी मांगते हैं तो कोई पानी आपको ला करके देता है, यानी आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया या नहीं किया, आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो जो भी वस्तु या जो भी सेवा आपको मिल रहा है, अगर उससे आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है तो वो सब के सब संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इंसान भी क्या है, संसाधन है। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, जो एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो इसको बहुत जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है, उसमें भी लाखों वर्षों का समय लग सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन आपका होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है आपका, हमारा स्वयं का। अगर मान लीजिए हम जो बाइक लेंगे, वो बाइक हमारा खुद का संसाधन होगा। आपका जो घर होगा वो आपका अपना होगा, आपकी जो जमीन होगी वो आपकी अपनी होगी, उससे जो अनाज उपजेगा वो आपका अपना होगा। अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप अपने बाइक से जा रहे हैं तो वो आपकी अपनी संसाधन होगी। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति का होगा, जिसपे किसी एक खास व्यक्ति का नियंत्रण होगा, वो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आएगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का जिसपे पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा वो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आएगा। दूसरा आपका है, जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण दिया हुआ है भूखंड, यानी जमीन का टुकड़ा। जमीन, मान लीजिए आपका कोई जमीन का टुकड़ा है, उससे जो अनाज उपजेगा वो अनाज किसका होगा, आपका होगा, उस पर आधिपत्य किसका होगा, आपका होगा, किसी एक व्यक्ति का होगा, इसलिए उसको व्यक्तिगत संसाधन के रूप में देखा जाता है। दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब हुआ कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई कुछ भी ऐसा संसाधन जिसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। जैसे मान लीजिए पंचायत भवन, वहां सभी लोग जाएंगे। जैसे देखिए विद्यालय, वहां सभी लोग जाएंगे। जैसे आंगनबाड़ी, वहां सभी लोग जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो है। ठीक है, तो उसको हम सामुदायिक संसाधन के रूप में देखेंगे। जैसे तालाब हो गया, तो देखते तालाब में छठ में लोग सब जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, तो वो सामुदायिक संसाधन है। वहां समाज के सभी लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी जाति धर्म के लोग वहां जा सकते हैं। ठीक है, उसको सामुदायिक संसाधन में रखा जाता है। जहां पे सभी व्यक्ति का स्वामित्व होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है। ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्तियों का जहां मतलब बराबर का हिस्सेदारी होगा वो सामुदायिक संसाधन के रूप में आएगा। जैसे सामुदायिक भवन हो गया, जिसको पंचायत भवन भी हम लोग कह देते हैं, और स्कूल हो गया, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, तालाब हो गया, मंदिर हो गया, ये सब के सब सामुदायिक संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। देखो नो, पूरे भारत में ना जितना भी संसाधन होगा कानूनी तौर पर वह सब कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। अगर एक आपका खुद का बाइक है ना, उस पे जो आप टैक्स दे रहे हैं ना, वो किसको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। सरकार उसको अपने देश की अर्थव्यवस्था में क्या करती है, काउंट करती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, देश का ही अर्थव्यवस्था हुआ, देश का ही संसाधन हुआ। ठीक है, देश में जितना भी गाड़ी घोड़ा चल रहा है, जितना भी संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी भूखंड है, ये सब का सब किसका संसाधन है, देश का संसाधन है, यानी राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, तो देश में, एक देश में जितने भी संसाधन होते हैं कानूनी तौर पर वह सब के सब राष्ट्रीय संसाधन के रूप में उनकी गणना होती है, वो सब के सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन में, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। बस क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, रेलवे क्या है, रेलवे मतलब जो भी चीज, इस प्रकार जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। उसके अलावा जितनी भी संसाधन आपको दिख रही है वो सब का सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है, जो देश के अंदर है।
उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जो महासागरीय क्षेत्र में होता है, जैसे मान लीजिए देश से बाहर है, मान लीजिए हमारे देश भारत के आसपास हिंद महासागर का एरिया आता है, तो हिंद महासागर चीन के पास भी है, हमारे पास भी है, तो हिंद महासागर का बहुत सारा एरिया जो है उस पर हमारा नियंत्रण होता है। वहां से जो कमाई होगी, वहां पे जो भी चीज पाया जाएगा उस पर हमारा अधिकार होगा, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में हो गया। और भी अलग अलग देशों में जो हमारा निवेश होता है वो सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में होता है, जो देश के बाहर होता है। 200 किलोमीटर के एरिया के बाहर के आसपास के क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में हम उसकी गणना करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने का काम करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।